ईरान ने भी आके क्लियरली बता दिया है कि भाई अगर ऐसा होता है, अगर इजराइल हमें अटैक करता है तो वी विल ऑल्सो एंटर अ वॉर विद द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे तो ट्रंप इनके पूरे मुट्ठी में, एप्स्टीन फाइल्स में नाम है उसका या क्या है ये पता नहीं, पर अमेरिका पूरा इजराइल के ही इशारों पर चल रहा है। तो राइट नाउ इज अ गुड टाइम। वैसे तो हमारे यहाँ पे 3 दिन में ही इतनी एस्केलेट हो गई थी कि एक दूसरे के जो भी एनर्जी हब्स हैं, जहाँ पे भी पेट्रोल रिफाइन वगैरह होता है, उसको टारगेट करने लग जाए। मतलब आर्मी यूज की जाएगी सिटीजन्स के अगेंस्ट। ट्रंप, उसकी पूरी एस्टैब्लिशमेंट, वहाँ पे जो डीप स्टेट है अमेरिका में, पूरी तरीके से सठिया गए। तो दी ग्रेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपना डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम चेंज करके रख दिया है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। भाई तो अभी तक कैमोफ्लेज क्यों किया हुआ था? हमें तो पता ही था कि पूरी दुनिया में जितनी भी जंग छिड़ती हैं उसमें ज्यादातर अमेरिका का ही हाथ है। अब तो ये छुपा भी नहीं रहे, अब तो क्लियरली कह रहे हैं कि भाई ये डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, मतलब अब से वॉर लड़ा जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं लोग, हम बताते। तो उन्हीं की वेबसाइट पे बता रहे हैं कि फ्रॉम दिस मोमेंट फॉरवर्ड द ओनली मिशन ऑफ द न्यूली रिस्टोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ वॉर इज दिस: वॉर फाइटिंग, प्रिपेयरिंग फॉर वॉर एंड प्रिपेयरिंग टू विन। तो भाई पूरा एक डिपार्टमेंट बना दिया वॉर्स ही लड़ने के लिए, ठीक है। डिफेंस का मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि भाई हम पे कोई अटैक करेगा तो इसलिए हम फिर रिटेलिएट करेंगे, अपने आप को बचाएंगे। पर अब तो ये खुलेआम कह रहे हैं कि भाई हमारा तो ये डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है। नीचे उन्होंने लिख दिया वी लव पीस, दिस दैट, वो सब जार्गन में क्या जाना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, आप डिनाई नहीं कर सकते कि जो यूएस इकोनॉमी है उसको वॉर की ज़रूरत होती है। वॉर से उनके यहाँ काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं, और वैसे भी वहाँ पे कितनी सारी इंडस्ट्रीज रह गई हैं, मेजरली तो सॉफ्टवेयर सर्विस ये सब रह गया है। एंड ऐसा ही हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी। एंड शायद उन्हें लगता हो कि उनको वॉर करने की ज़रूरत है ताकि उससे इकोनॉमी स्टिमुलेट हो जाए। तो कौन से वॉर्स ये लोग लड़ने वाले हैं? 2 टाइप के वॉर्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल की बात करते हैं सबसे पहले। वेनेजुएला के आसपास यानी ऑफ द कोस्ट ऑफ वेनेजुएला यूएस ने 8 वॉरशिप्स और 1 सबमरीन तैनात कर दी है। इसके अलावा ट्रंप ने भी बोल दिया कि जो F-35 जेट्स हैं उनको भी पोर्टो रिको पहुंचा दो, ताकि अगर मान लो वेनेजुएला पर अटैक करना है तो वो उससे ईजी होगा बिकॉज इट्स क्लोजर। अच्छा, इसके अलावा जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं निकोलस मदुरो, वो ये भी वार्न कर चुके हैं कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है यूएस एम्बेसी पर, यानी कि वेनेजुएला का जो कैपिटल है वहां पे जो यूएस एम्बेसी है उसके ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। मतलब ये बेसिकली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा तो फिर अमेरिका बोलेगा अरे आपने हमारी एम्बेसी फोड़ दी वहां पे, ठीक है, वेनेजुएला ने, आपने उसको जाके अटैक कर दिया, अब हम इन्वेड करेंगे। ये बताया जा रहा है इसमें। इसके अलावा जो यूएस की वॉरशिप्स तैनात है ऑफ द कोस्ट ऑफ वेनेजुएला, वो कंटिन्यूअस वहां पे एकदम थ्रेट बनी हुई है टू वेनेजुएला। रिसेंट वीक्स में बताया जा रहा है कि ऐसा चौथी बार हुआ है कि कोई पर्टिकुलर बोट जा रही थी, उसको नेवी ने टपका दिया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि वहां से ड्रग स्मगलिंग हो रही थी, पर ऐसा कोई भी एस्टैब्लिश्ड रूट यहाँ से है ही नहीं ड्रग स्मगलिंग का। इसके बारे में और बात करें तो ये जो स्ट्राइक्स हैं इससे 21 लोगों की जान जा चुकी है इसी महीने, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड अमेरिका ने कोई भी एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया है कि वहां पे ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही थी। वो कोई भी लोग हो सकते थे, मे बी लोग हो सकते हैं जो घूमने निकले थे। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी किया जा रहा है कि यूएस कुड स्टार्ट बॉम्बिंग वेनेजुएला विद इन अ फ्यू वीक्स। एंड अगेन फिर बात हो रही है कि पूरी यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हो गए हैं। दे आर ड्रॉइंग अप प्लान्स टू टारगेट एलिजिड ड्रग ट्रैफिकर्स इनसाइड वेनेजुएला। देखो, ये तो कोई सीक्रेट है नहीं, सीएनएन तक रिपोर्ट कर चुका है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग चाहते हैं कि स्ट्राइक्स करें वेनेजुएला के अंदर, जिसका गोल क्या होगा? गोल होगा टू वीकन वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो। वो यूएस कहता है कि भाई जो ड्रग कार्टेल है उसको हेड ही वहां का प्रेसिडेंट करता है। तो यूएस ऑफिशियल्स भी बता चुके हैं न्यूयॉर्क टाइम्स को कि ये तो सिर्फ दिखावा ही है कि भाई हम ड्रग ट्रैफिकिंग को कॉम्बैट कर रहे हैं। असली बात तो ये है कि वो रेजीम चेंज चाहते हैं वेनेजुएला में। एंड इस पॉलिसी को चला कौन रहा है? जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं बेसिकली, जिनका नाम है मार्को रूबियो। तो सवाल तो ये उठता है भाई कि क्यों वेनेजुएला, क्यों वेनेजुएला में ऐसा क्या रखा है? भाई वेनेजुएला के पास है दी लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ ऑयल, इसीलिए तो इनका प्लान यही है जो इन्होंने इराक में किया था फॉर एग्जांपल, कि जाओ वहाँ पे फोड़ो फाड़ो या रेजीम चेंज करवा दो। जब रेजीम चेंज हो जाएगा तब जो हमारी ऑयल कंपनीज हैं वो वहाँ पे अपना डेरा जमा के बैठ जाएंगी और वहाँ के जितने भी ऑयल रिजर्व्स होंगे उनको कब्जा लेंगी। तो कोई डाउट नहीं है कि अमेरिकन ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप ये सोचो, आजकल तो हद पार ये हो गई है कि ये चीज़ें जितनी हैं ये एकदम सामने से हो रही हैं। जब इराक के टाइम हुआ था तब इन्होंने कितना अपना रचा था, नाटक रचा था, अपना यूनाइटेड नेशंस तक गए थे कि भाई उसके पास है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये वो। अब तो कुछ नहीं, अब तो ये लोग खुद आके बोलते हैं सीधे कि भाई हम तो रेजिम चेंज करवाना चाहते हैं। ईरान के केस में भी यही हुआ। पर वेनेजुएला अकेला नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी चाइनीज फर्म्स हैं विच आर प्रोड्यूसिंग ऑयल, एंड वहाँ पे 20 ईयर तक का अग्रीमेंट कर चुके हैं वो लोग। इसके अलावा जो 90% ऑफ ऑयल वेनेजुएला से प्रोड्यूस होता है वो पता है कहाँ जाता है? चाइना जाता है।
ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि बीजिंग ने मतलब यानी कि चाइना ने ऑलमोस्ट $60 बिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है वेनेजुएला में। तो इन शॉर्ट वेनेजुएला अकेला नहीं है, चाइना भी उसके साथ खड़ा है। इसके अलावा वेनेजुएला इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो एक तो हो गया वेनेजुएला जहां पे ये लोग रिजीम चेंज कराना चाहते हैं एंड फुल ऑन मिलिट्री यूज करने के लिए भी तैयार है। अब आते हैं ईरान पे, क्योंकि आजकल तो इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन हो गई है, इतने सारे एक्सपर्ट्स आके बता रहे हैं कि भाई इजराइल फिर से ईरान को अटैक करेगा, क्योंकि उनके पिछली बार के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो पूरे हुए नहीं। ईरान ने भी आके क्लियरली बता दिया है कि भाई अगर ऐसा होता है, अगर इजराइल हमें अटैक करता है तो वी विल ऑल्सो एंटर अ वॉर विद द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि वो ये जान गए हैं कि भाई असली बाप तो यूनाइटेड स्टेट्स ही है ना। इजराइल चाहता है ईरान को भी ख़त्म करना फॉर इट्स ओन हेजेमनी, ताकि वो रीजनल हेजेमॉन बन जाए, उसी की चले। पर किसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है वो? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। तो वो क्लियर समझ गए ईरानियंस कि भाई अब अगर मान लो इजराइल अटैक करता है तो फुल फ्लेजेड वॉर होगी एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगेंस्ट भी वॉर लड़नी पड़ेगी। एंड वो अमेरिका को कैसे टारगेट करेंगे? मेनलैंड अमेरिका को तो टारगेट करेंगे नहीं, पर वहाँ पे जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका के वो विद इन ईरान रीच हैं एंड इनफैक्ट इसराइल से तो ज़्यादा पास ही हैं। अच्छा, ये चीज़ इससे भी पता चल सकती है कि जो अमेरिकन हैं, जो मैन पावर है उनके वहाँ पे मिलिट्री बेसिस में, उसको वो लोग ट्रिम डाउन कर रहे हैं, वहाँ से कम कर रहे हैं। ईरान जो है वो भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी अपग्रेड कर चुका है। अब कितना हुआ कितना नहीं ये तो कोई भी नहीं बता सकता है। इनफैक्ट इजरायलीज तो सबसे ज़्यादा उत्सुक होंगे जानने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या। बट रिपोर्ट्स आ रही हैं कि S-400 एंड चाइना का जो HQ एयर डिफेंस सिस्टम है वो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है। एंड ये हम जानते हैं कि पिछली बार जब इसराइल ईरान के बीच में वॉर हुई थी, वो जो 12 डे वॉर, तब इसराइल के पास ऑलमोस्ट रिपोर्टेडली एयर सुपीरियोरिटी थी। इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स उतने अच्छे से काम ही नहीं किए ईरानियंस जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इसलिए ऑफ कोर्स उन्होंने अपग्रेड किया है। तो ये इजरायलीज और अमेरिकन चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि ईरान को बल्कनाइज कर दिया जाए, छोटी छोटी स्टेट्स में बांट दिया जाए। इनफैक्ट प्लान तो इतना भी था कि नॉर्दर्न ईरान से इन्वेड करेंगे, मतलब वाया अजरबैजान, पर एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है नहीं। मुसाड तो वहाँ पे एक्टिव हैं अजरबैजान में, पर अब ये पॉसिबिलिटी नहीं बची कि अजरबैजान को एज अ ग्राउंड यूज़ करें फॉर इन्वेजन। वॉर की पूरी तैयारी चल रही है। अगर इस रिपोर्ट को माने तो टाइम्स ऑफ इसराइल बता रहा है कि जो मिसाइल रेंज है ईरानियंस की, उन्होंने उसको भी एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो मिसाइल्स फायर कर रहे थे तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान से कर रहे थे, पर अब वो ईस्टर्न पार्ट से भी करना चाहते हैं, जिसके लिए उनको रेंज ज़्यादा चाहिए रहेगी टू रीच इसराइल। यूएस एयरफोर्स ने अपने बहुत सारे KC-135 स्ट्रैटो टैंकर्स को मूव किया है मिडिल ईस्ट में, जो हेल्प करते हैं एयर रिफ्यूलिंग में। तो ये जितने भी ऐसे टाइप के टैंकर्स थे, ये पहुंचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से यूरोप, और फिर यूरोप से अब पहुंच गए हैं कतर, जो ये बता रहा है कि यूएस मिलिट्री और रेडी है अब फॉर अ बिगर अटैक। कहाँ यूज़ होंगे ये टैंकर्स? अगर मान लो इजरायली जेट्स आते हैं या अमेरिकन जेट्स आते हैं, ताकि वो और उनकी रिफ्यूलिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, इसलिए वो यहाँ पे हैं। एंड ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि सिमिलर मूवमेंट्स रिपोर्ट किए गए थे बिफोर द 12 डे वॉर जो ईरान और इसराइल के बीच में हुई थी। अच्छा, इसके अलावा जो डिप्लोमेसी थी वो तो पूरी तरह फेल ही हो रही है। पिछली बार भी जब अटैक किया था इसराइल ने, सरप्राइज अटैक, तब तो नेगोशिएशंस चली रही थी, न्यूक्लियर डील लग रहा था हो जाएगी, पर फिर अटैक ही कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली बता दिया कि भाई नेगोशिएशन वगैरह कुछ नहीं, हम तो आपको ख़त्म ही करना चाहते हैं। अब ईरान कह चुका है कि उनकी जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं विद यूरोपियंस वो उसको रिज्यूम नहीं करेंगे एट दिस स्टेज। इसका मतलब डिप्लोमेसी ख़त्म हो गई है। ठीक है, जब डिप्लोमेसी खत्म होती है मींस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। आई बिलीव, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है एंड मैं बाद की वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, अमेरिकन ये चाहते ही नहीं, इसराइल चाहता ही नहीं है कि कोई टाइप का डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकल आए। जहाँ भी जाए उनको तो अपनी हेजेमनी बनानी है रीजन में, एंड उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। उनको ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट अचीव करना है, उसके लिए कुछ भी करेंगे। अच्छा, अब ईरान थोड़ा फ्रंट फुट में और आ गया इन नेगोशिएशंस को ख़त्म करने के लिए या डिप्लोमेसी को ख़त्म करने के लिए, बिकॉज उन्हें भी लगता है कि पॉसिबली कोई फ़ायदा तो है नहीं डिप्लोमेसी करने का, ये लोग तो फिर से बैकस्टैब ही करेंगे। तो जो IAEA है, जो बेसिकली मॉनिटर करती थी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान ने बोल दिया है कि अब उनके साथ कोऑपरेट करना इज़ नो लॉन्गर रेलिवेंट, मतलब हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पिछली बार तक IAEA के टीम्स जा रही थी, ईरान के अंदर जा रही थी, उनके न्यूक्लियर प्लांट्स इंस्पेक्ट कर रही थी, सारी इन्फॉर्मेशन रिपोर्टेडली काफ़ी लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसराइल को भी दे रही थी। तो अब ईरान ने कहा इस बारी कि हम ये सब अलाउ ही नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि इसराइलीज़ को या किसी को भी, पूरी दुनिया को कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जब अटैक हुआ, जब US ने बंकर बस्टर बॉम्ब्स यूज़ किए, उसमें कितना डैमेज हुआ किसी को नहीं पता।
क्या वहाँ से जितना भी फिजाइल मटेरियल लेके वो चले गए कहीं ईरानियंस और वहाँ पे अपना उसको और एनरिच कर रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, ये भी किसी को नहीं पता। पूरी दुनिया खासतौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड इस मामले को लेके काफ़ी ब्लाइंड साइडेड हो गई है, उनको आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि पर्शियन गल्फ में नेवल बिल्डअप कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड ये कोशिश हो सकती है कि जो वहाँ की कमर्शियल शिपिंग है ईरान की, उसको टारगेट किया जाए। अगर मान लो वॉर चालू होती है, वी डोंट नो चालू होगी कि नहीं। ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि पिछली बार सीज फायर हुआ जब ईरान ने एक नेक्स्ट स्टेप एस्केलेशन कर दी थी। उन्होंने वन ऑफ द रीजंस फॉर द सीज फायर था कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है उसको माइन करना चालू कर दिया था। इसका मतलब वहाँ से कुछ भी ऑयल फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो बेसिकली वहाँ पे बहुत सारी अरब कंट्रीज हैं जो ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं वहाँ से, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। दिस वुड हैव बीन अ बिग 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 मूव। अगर वहाँ से ऑयल कट आउट हो जाता है तो इसका मतलब जो ऑयल प्राइसेज हैं दे विल गो थ्रू द रूफ। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है इजराइल का, वेस्टर्न वर्ल्ड का? इसमें वो ऑयल कंट्रोल करना चाहते हैं। प्लेन एंड सिंपल जो मेजर ऑब्जेक्टिव मुझे लगता है वो ये है कि ऑयल कंट्रोल करना चाहते हैं। साथ ही साथ इजराइल के भी ऑब्जेक्टिव्स मीट होते हैं, क्योंकि अगर ईरान हट जाता है एंड कोई ऐसा एकदम बोलने वाला नहीं है तो इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल का सपना है वो और ज़्यादा करीब हो जाता है उनके। तो रेजिम चेंज अगर होता है, बल्कनाइज अगर होता है, तो ऐसे रूलर्स को बिठाओ जो हमारी बात माने, जैसे कि सीरिया में ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले ये होता था कि जो एलिट्स होते थे उनको बाय ऑफ कर लेते थे, जैसे कि शाह था वहाँ पे, या मिलिट्री पावर यूज़ कर लेते थे। मेरा ओपिनियन है एंड काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि ये जो लड़ाई है दिस इज़ ऑल अबाउट एनर्जी रिसोर्सेज। अगर एनर्जी रिसोर्स मिल जाते हैं तो इससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपना डेट भी कम कर सकता है। बट क्या रेजिम चेंज पॉसिबल है विदाउट पुटिंग ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड? क्या सिर्फ एरियल अटैक्स कर करके आप रेजिम चेंज कर सकते हैं? क्योंकि जो लास्ट टाइम भी देखा था, ईरान एकदम एकजुट हो गया था। ऐसा हमेशा ही होगा, जब आप एक देश जाके दूसरे देश को अटैक करेगा तो वो एकजुट हो जाएंगे। रेजिम चेंज करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। रेजिम चेंज सीरिया में क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली इन्वेजन सॉर्ट ऑफ हो गई थी बाय द ट्रूप्स, देयर वर ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड। एंड अभी ही क्यों? देखो, अगर आप नेतन्याहू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो अभी तो बहुत बढ़िया टाइम है। इतना पूरा जेनोसाइड कर चुके हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अलाउ भी कर दिया वो सब करने के लिए, एंड जो यूनाइटेड स्टेट्स का कांग्रेस है वो एकदम उसके ग्रिप में। बाइडन को हम जितना ही बोला भला उसको बोल लें, बट ही डिड नॉट अग्री टू अटैक ईरान। यहाँ पे तो ट्रंप इनके पूरे मुट्ठी में, एप्स्टीन फाइल्स में नाम है उसका या क्या है ये पता नहीं, पर अमेरिका पूरा इजराइल के ही इशारों पर चल रहा है। तो राइट नाउ इज अ गुड टाइम। एंड जो इनका सपना है ग्रेटर इजराइल का, इसके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? ईरान है। एंड बिल्कुल भी डाउट में मत रहना कि सिर्फ नेतन्याहू चाहता है, इजरायली पब्लिक भी ये चाहती है। तो ये भी हो सकता है कि भाई इलेक्शंस आने वाले हैं तो उसको ये स्टंट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी रेटिंग्स उतनी अच्छी है नहीं, तो ही विल नॉट गेट री इलेक्टेड। अगर वो री इलेक्ट नहीं होगा तो उसके ऊपर इतने करप्शन चार्जेस हैं, हो सकता है जेल जाना पड़े। एंड अगर वो जेल जाता है, ही विल नॉट बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल टू गो टू जेल। इससे पहले ऑलरेडी एक प्राइम मिनिस्टर है जो फॉर करप्शन चार्जेस ऑलरेडी इजराइल में जेल जा चुका है। अगर आप अमेरिकन पर्सपेक्टिव से सोचो तो वो अभी अटैक करना चाहेंगे ईरान को, क्योंकि रशिया इज बिजी इन यूक्रेन, तो वो फुल फ्लेजेड सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अगर मान लो यूक्रेन से फ्री हो जाता है तो फिर उसके पास काफ़ी फ्री हैंड हो जाएगा अपने भी इक्विपमेंट भेजने के लिए टू ईरान। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं भेजेंगे, अभी भी भेजेंगे, बट उतना फ्री हैंड नहीं होगा। और जहाँ तक रशिया यूक्रेन की बात करें तो इन माई ओपिनियन, देखो गाजा में जेनोसाइड चल रहा है, न्यूक्लियर का कोई थ्रेट नहीं है वहाँ पे। ये ज़रूर थ्रेट है कि पूरे के पूरे 20 लाख लोगों को वाइप आउट किया जा सकता है। बट अगर आप वर्ल्ड के एंगल से सोचो, एंड इन माय ओपिनियन रशिया यूक्रेन में जो चल रहा है ना, इतना ज़्यादा डेंजरस है। वैसे हमने जो वीडियो बनाया था ये पर्टिकुलर, उसमें हमने ये एनालिसिस किया था कि हो सकता है कि अमेरिका, खासतौर पे ट्रंप, अब और पैसे नहीं लगाना चाह रहा है इन दिस वॉर। तो वो कह रहा है हम सारा सपोर्ट करेंगे, पूरे वेपन्स आपको भेजेंगे, नेटो को भेजेंगे, बट उसके पैसे यूरोपियंस को देने पड़ेंगे। उस टाइम से भी आज के डेट में एस्केलेशन बहुत नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गया है। मतलब ये दोनों देश एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। मतलब आप इमेजिन करो, इंडिया पाकिस्तान में इतनी एस्केलेट हो जाए चीजें, वैसे तो हमारे यहाँ पे 3 दिन में ही इतनी एस्केलेट हो गई थी कि एक दूसरे के जो भी एनर्जी हब्स हैं, जहाँ पे भी पेट्रोल रिफाइन वगैरह होता है, उसको टारगेट करने लग जाएं। एक दूसरे के जो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स हैं, जहाँ से नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।